हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका जीएस बाय जीएस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपनी अगली क्लास करेंगे और वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? पॉलिटी बैच में ये चौथी क्लास होने जा रही है। इसमें हम लोग पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है फंडामेंटल राइट उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए हुए हैं आपके, ठीक है? और इन फंडामेंटल राइट को आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट जो होते हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिविलियन को दिए जाते हैं, ठीक है? यानी कि हर एक सिविलियन के लिए ये अवेलेबल होते हैं और ये सारे के सारा मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट इंश्योर करता है सिटीजन्स का। ऑल राउंड डेवलपमेंट को इंश्योर करता है किसके? सिटीजन्स का, ठीक है? तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। यानी कि हर एक सिटीजन के कुछ राइट्स होते हैं जो कोई नहीं छीन सकता है। सिर्फ पार्लियामेंट और इमरजेंसी के दौरान कुछ एक्सेप्शन है जहां पर सस्पेंड हो जाते हैं कुछ आर्टिकल्स। उसके अलावा कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है? ये आते कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? इसको कहाँ से हमने लिया है? तो बोरो किया हमने यूएसए से। बोरोड फ्रॉम यूएसए, ठीक है? यूएसए का एक बिल ऑफ राइट्स है, वहां से हमने उसको कॉपी किया है। मतलब बोरो किया है, कॉपी नहीं, बोरो करिए, ठीक है? उसके बाद कुछ इसके साइलेंट फीचर हैं, तो उन साइलेंट फीचर को देख लेते हैं। जैसे हम लोग वन बाय वन करके सारे देखेंगे, ठीक है? साइलेंट फीचर में क्या आ जाएगा आपका? फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है? बट क्वालिफाइड, ये इसका एक साइलेंट फीचर है, ठीक है? उसके बाद दूसरा, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है? ये जस्टिसेबल है, यानी कि कोर्ट में आप इन अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जस्टिसेबल है। आई होप क्लियर होगा। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली थे। तो ओरिजिनली टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स वर देयर, ठीक है? इसमें से एक था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये आर्टिकल 21 में आता था। इसको ओमिट ओमिट कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया, थ्रो ओमिटेड थ्रो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है? किसके थ्रू हटाया है? ओमिटेड थ्रो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है? उस टाइम पर पीएम मोरारजी देसाई थे, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो इंदिरा गांधी अपना अगला इलेक्शन हार गई थी, ठीक है? तो मोरारजी देसाई आपके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं, ठीक है? और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट नाउ, और किसके अंदर बनाया गया? तो वो है आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए के तहत आपका राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, यानी कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, ठीक है? आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में डाल के कि फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड
ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल आर्टिकल 20 एंड 21, 20 एंड 21, ठीक है। ये आर्टिकल आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ये आपके इमरजेंसी के टाइम पर भी रहते हैं आपके पास में, ठीक है। इनको किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल है, ये केवल तभी सस्पेंड होता है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो ऑन द बेसिस ऑफ वॉर या फिर आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। कब होगा 19, कब आपका सस्पेंड होगा? जब आपकी एक्सटर्नल वॉर हो रही हो या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो गया हो इंडिया में ही, ठीक है। तब आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब हम लोग आर्टिकल को समझते हैं कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट होते जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहले 7 तरीके के थे, ठीक है। पहले 7 तरीके के थे और अब जो है वो आपका 6 तरीके के हैं, है ना। अब आपके 6 तरीके के हैं, 7 तरीके के थे, एक को रिमूव कर दिया गया यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर भाई, मुझे लग रहा था कुछ तो मैंने, आर्टिकल 21 नहीं है ये, आर्टिकल 19(1) का एफ था, ठीक है। 19(1) एफ था जिसको सब ओमिट किया गया था, ठीक है। अभी आगे बढ़ाएंगे। 19(1) एफ ये राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था जिसको हटा दिया गया था, ठीक। पहला आता है इसमें, छह तरीके के होते हैं इसमें, अंदर और होते हैं आर्टिकल, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी जो कि 14 से 18 होता है। राइट टू फ्रीडम, ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये आपको एकदम उसमें याद होने चाहिए। किसमें? ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने आगे, इसमें देखेंगे 12 से 35 टोटल एक एक आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 ये डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या, स्टेट के बारे में डिफाइन करता है। तो यहाँ स्टेट आपका यूनियन भी हो जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, पूरा इंडिया। अपने स्टेट गवर्नमेंट भी हो जाएगी इसमें, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें आपकी पार्लियामेंट भी आ जाएगी, पार्लियामेंट को भी हम लोग स्टेट कहते हैं पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें लोकल अथॉरिटीज भी आ जाएंगी, लोकल अथॉरिटीज इसको भी स्टेट कह देंगे, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट बॉडीज जितनी होंगी वो सारी गवर्नमेंट स्टेट के अंदर ही आएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, ये सारा स्टेट के अंदर आएगा। क्लियर हो गया? तो स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल अदर अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन देता है स्टेट की, ठीक है। आर्टिकल 13 पर आते हैं। तो लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, तो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा, अगर कोई भी लॉ वायलेट कर रहा होगा किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वाइड हो जाएगा। वाइड का मतलब होता है शून्य हो जाना, यानी कि नल एंड वाइड हो जाना, ठीक है। जुडिशरी उसको रिजेक्ट कर देगी, उसको बर्खास्त कर देगी। अब वो चाहे आपका लॉ कोई सा भी हो सकता है, उसमें लॉ में आपका चाहे ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डिनेंस हो सकता है वो लॉ, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है किसी का, या फिर बाई लॉ हो सकता है। बाई लॉ का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ, टेम्परेरी लॉ भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेरी लॉ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने आगे आर्टिकल नंबर, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिए कि यहाँ पर एक केस हुआ था, उस केस का नाम है केशवनंद भारती केस। ये बार बार हम आपको बताएंगे ताकि ये याद होता जाए, ठीक है, जहां जहां इसका जिक्र पड़ेगा। केशवनंद भारती केस आता है 1973 का, मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ, 1973 का। इसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तभी चैलेंज किए जा सकते हैं जब उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि प्रियम्बल के टाइम पर प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। और केशवनंद भारती केस ने फंडामेंटल राइट के लिए कहा था कि अगर वो वायलेट होते हैं
तो आप उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इफ फंडामेंटल राइट वायलेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पे, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, हमारा दूसरा आर्टिकल आता है राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी के नहीं, पहला आर्टिकल है 12-13 आपका स्टेट, और ये आपके किसी आर्टिकल में नहीं आते। ये डेफिनेशन देता है स्टेट की, और लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, तो वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाता है। पहला आर्टिकल हमारा 14 से स्टार्ट होता है, 14 से 18। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा आता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिनके ग्राउंड्स पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16, और एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आपका आर्टिकल 18। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनको वन बाय वन देखते हैं। तो आर्टिकल 14 कहता है आपका कि आप इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, यानी कि सारे पीपल जो होंगे वो लॉ से पहले इक्वल होंगे, लॉ से पहले इक्वल होंगे, और उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ के द्वारा, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, लॉ के लॉ के अंडर। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। अब देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और ये हमने बोरो किया है यूके से। ठीक है, बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसको हमने बोरो किया है यूएसए से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बोरोड फ्रॉम यूएसए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर, अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक्सेप्शन भी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जो एमपी एमएलए वगैरह होते हैं ना, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, या फिर फॉरेन डिग्निटीज हो गए, फॉरेन डिग्निटीज, डिग्नेटरीज, इन सबको एक स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे हैं, स्पेशल इनको ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है स्पेशल? तो इनको अरेस्ट नहीं कर सकते आप, कैन नॉट बी अरेस्टेड, कैसे केस में? इन सिविल मैटर्स में। ठीक है, सिविल मैटर्स में आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 आता है, यानी कि स्टेट का मतलब हो गया कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, कोई भी आपका पार्लियामेंट हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, ये कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये 5 आपके क्राइटेरिया हैं, इनके अकॉर्डिंग, इनके ग्राउंड पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? आते हैं आर्टिकल इसके आर्टिकल 15 के सब क्लॉजों पे। 15 का 1 कहता है नो डिस्क्रिप्शन बाय स्टेट ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, रेस, तो ये हो गया। आर्टिकल 15 कहता है नो रिस्ट्रिक्शन कैन एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसके सब क्लॉज भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 15 क्लॉज 2 आपका एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस, यानी कि आपको आपकी कास्ट के आधार पर किसी भी होटल, शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट में एंट्री बैन नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये 15(2) कहता है। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजंस वुमेन और चिल्ड्रंस को दिए गए हैं, उनको हम लोग
15 सब क्लॉज 3 में पढ़ते हैं, ठीक है, 15 सब क्लॉज 3 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ये आ जाएगा। उसके बाद 15.4 कहता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे SC ST हो गई, ठीक है, इनको आपको स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, फिर बाद में यहाँ पर एक्सेप्शन भी दे देते हो, ठीक है, तो ये समझ नहीं आता है थोड़ा। अब 15.5 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 का, जिसके थ्रू आपको ओबीसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओबीसीज एडेड फॉर प्राइवेट एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इतना क्लियर हो गया। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आता है और इसके थ्रू 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया, ठीक है, इन एजुकेशन एंड जॉब्स एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपका 15.1 आपका नो डिस्क्रिमिनेशन। 15.2 कह रहा है कि आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी किसी भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या पब्लिक प्लेसेस में। 15.3 कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस होंगे वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए। 15.4 कहता है आपको कि SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस होंगे। 15.5 ओबीसी के लिए। 15.6 आपका 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं 16 पर। 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक जॉब्स, ठीक है, यानी कि पब्लिक जॉब्स में आपके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक सिटीजन्स को। इसके सब क्लॉज आते हैं जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये 16 कहता है, और इसमें कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आपका 16.2 कहता है, ठीक है, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। उसके बाद 16.3 कहता है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर जॉब इन अ स्टेट, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है तो वो कह सकती है कि हाँ, हम जो जॉब निकाल रहे हैं वो आप सिर्फ यूपी के ही निवासी होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हुए हैं, जैसे पहले 16.4 देख लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस, ठीक है, तो ये आपका 16 सब क्लॉज 4 हो जाता है। इसीलिए केस होते हैं इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, और मंडल कमीशन बनाया जाता है जिसमें 27% कोटा आपका ओबीसी को दिया जाता है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम कैप जो होती है वो 50% होती है, यानी कि जो रिजर्वेशन सबको दिया जाएगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, तो देखिए आपका 15% SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, और 7.5 नहीं 15% SC को मिलता है, 7.5% ST को मिलता है, ठीक है, तो 22.5% SC ST हो गया, 27% OBC हो गया, टोटल मिला के 49%, 49.5% होता है, ठीक है। फिर 16 का 4A एक ऐड किया गया 1995 में, और इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC ST इसको इंक्लूड किया गया 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, ठीक है। यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें SC ST वाले जो भाई हैं उनको अपने साथ साथ लेके चलना है, ठीक है, कैसे लेके चलना है, साथ साथ लेके चलना है। तो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1995, जिसमें आपको रिजर्वेशन दिया गया SC ST के बच्चों को प्रमोशन में, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें भी केस हुआ है नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, प्रमोशन विद कंडीशन वैलिड, ठीक है। अब आर्टिकल 16 का 4 जो आता है, इसमें कुछ केसेस हुए हैं, जैसे हम लोग अगर इसमें देखें, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है केलकर कमीशन, केलकर कमीशन, ठीक है, ये पहला बैकवर्ड क्लास, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ठीक है, और इसके चेयरमैन जो थे काका केलकर थे, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। उसके बाद इनके बाद एक और कमीशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं मंडल कमीशन, और ये आपका सेकंड बैकवर्ड क्लास
बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ठीक है। और इसी ने आपका रिकमेंड किया था 27% कोटा ओबीसी के लिए, ठीक है, जो भी की वैलिड था बिल्कुल 50% कैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जब मंडल कमीशन आया था तो प्राइम मिनिस्टर आपके बीपी सिंह थे, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है 1992 को इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। ये केस होता है एक, और इसमें एक पीआईएल फाइल की जाती है, उस समय एडवोकेट होती हैं, उनका नाम होता है इंदिरा साहनी। उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है सोशल बेसिस पर आप दे रहे हैं सोशल बेसिस पर, लेकिन इकोनॉमिक बेसिस पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है ना, और कोई भी रिजर्वेशन आपका प्रमोशन में भी नहीं है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन आपका 50% कैप भी टोटल में रिजर्वेशन के लिए एक सेट कर दी थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और ओबीसी में से भी इसी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में ही 27% जो ओबीसी थे, जो रिजर्वेशन देना था, तो ओबीसी में से आपके क्रीमी लेयर्स को आइडेंटिफाई करना था कि ओबीसी में भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो अपने समृद्ध होंगे अपने आप में, ठीक है। तो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना था, क्रीमी लेयर्स इज टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल 17 हमारा कहता है, जस्ट अ मिनट, हाँ आ गए। आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी का हम लोग अबलिश करेंगे, ठीक है। जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं अनटचेबिलिटी की, उसको अबलिश करेंगे, और इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी अब अपराध मानी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स बोला जाता है। अब टाइटल्स आपकी काफी तरीके की हो सकती हैं, है ना। तो इसमें भी कुछ केसेस हैं, उन केसेस को देखते हैं, लिखें, हाँ ठीक है लिखें। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसमें यह भी है कि स्टेट आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्या? स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड एनी टाइटल, स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, या प्रोवाइड लिखिए, प्रोवाइड एनी टाइटल, ठीक है। तो स्टेट आपको कोई भी टाइटल जो होगी वो कॉन्फर नहीं कर सकता है। जैसे कि महाराजा हो गई, बोले जाते हैं ना, महाराजा जय सिंह, दीवान आजम, या दीवान मुगल, दीवान मनोज सिंह, ऐसे कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है। तो ये टाइटल्स होती थे ना जो अपने नाम के आगे लगा लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा। और वो एक्सेप्शन क्या है कि आप एजुकेशनल टाइटल को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, है ना, एजुकेशनल टाइटल, मिलिट्री टाइटल, ठीक है, मेजर, मेजर जनरल, ये सब आप लगा सकते हो, ठीक है। और एक्सीलेंसी, ठीक है, एक्सीलेंसी लगा सकते हो। ये हो जाती हैं एब्लिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसमें हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे, कुछ सब क्लॉज पढ़ेंगे इनके, जैसे नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाई स्टेट एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। इसमें केस होता है एक बालाजी परागवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें कहा जाता है कि भारत रत्न, पद्मा अवार्ड, ये वैलिड हैं एज नॉट, वैलिड एज नॉट टाइटल्स बट स्टेट रिकॉग्निशन। भारत रत्न और पद्मश्री टाइटल्स नहीं है, नॉट टाइटल्स, यानी कि आप इनको अपने नाम के आगे लगा के नहीं घूम सकते हो, ठीक है, ना आधार कार्ड में छपवा सकते हो। दे आर स्टेट रिकॉग्निशन, स्टेट अवार्ड्स, दे आर जस्ट स्टेट अवार्ड्स, ठीक है, they are not titles. I think it is clear. So 18 सब clause 2, no citizen can accept any foreign titles। अगर कोई फॉरेन कंट्री आपका कोई भी अवार्ड देती है, कोई भी टाइटल देती है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है उसको, ठीक है। उसके बाद 18 सब क्लॉज 3, फॉरेनर्स होल्डिंग ऑफिस अंडर स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विदाउट प्रेसिडेंट्स
कंसेंट, ठीक है। अगर आपको जैसे फॉरेनर यहाँ कोई वर्क कर रहा है किसी भी एम्बेसी में, ठीक है, और उसको कोई टाइटल किसी बड़ कंट्री द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के विदाउट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। 18 सब क्लॉज 4, नो सिटीजन या फॉरेनर होल्डिंग ऑफिस कैन एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट emoluments office of any kind from foreign state without president's consent, ठीक है। कोई भी जो सिटीजन होगा या फॉरेनर होगा जो ऑफिस होल्ड कर रहा होगा इंडिया में, वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी चीज ना प्रेजेंट कर सकता है, ना गिफ्ट दे सकता है, ना ही कुछ ले सकता है फॉरेन स्टेट से, ठीक है। इसको एक तरीके से ब्राइब माना जाता है कि वो रिश्वत दे रहा है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारा राइट टू इक्वलिटी फिनिश होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पर, जो कि हमारा राइट टू फ्रीडम। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 9 जो कि सबसे बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर एक सिटीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 19, 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपका लाइफ की लिबर्टी यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। उससे पहले अगर आपने कोई कन्विक्ट कर दिया, किसी भी कोई भी ऑफेंस आपने कर दिया है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं आपको जेल होने से पहले आप प्रोटेक्ट हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं जेल होने से पहले। और यहाँ पर जेल होने के बाद, जेल हो जाए उसके बाद क्या करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग वन बाय वन करके इनको देखते हैं। पहला आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। तो इसमें अभी 6 राइट्स हैं, इनिशियली इसमें 7 थे, ठीक है। इनिशियली देयर वाज 7। एक राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, और ये कौन सा आर्टिकल होता था, ये 19(1)(f) हुआ करता था, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है। एक राइट टू प्रॉपर्टी वाला, एक आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसकी कमेटी द्वारा बना था, ठीक है, मतलब किसने, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था उसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं 19(1)(a) सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप कहीं पर भी खुले में जाके स्पीच दे सकते हैं। स्पीच देते देते आप अपने लोगों को गैदर भी करेंगे, तो कहीं पर भी किसी को भी असेंबल कर सकते हैं। अब तुमने असेंबल तो कर लिया सबको, अब आपने उनसे कहा कि चलो हम लोग एसोसिएशन बना लेते हैं, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने स्पीच दी, स्पीच से कुछ लोग जुड़ गए, असेंबल हो गए। फिर आपने कहा कि जो असेंबल लोग हैं उनसे कहा कि चलो एक यार ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अब जब ग्रुप बन गया तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि यार चलो इंडिया में घूम के आते हैं। घूम के आए, घूम के आने के लिए हम लोग फ्रीली इंडिया में घूम सकते हैं। अब जब घूम के आए तो उन्हें लगा कि यार यार गोवा बहुत अच्छा है, चलो यहीं पर रह जाते हैं, यहीं पर रिसाइड कर जाते हैं, यहाँ पर घर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसाइड कर गए। अब रिसाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि यार कुछ प्रॉपर्टी भी तो खरीदना पड़ेगा ना, यहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, तो उन्होंने प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी आपका दिक्कत ये हो गई कि प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट बचा नहीं, ठीक है। लेकिन याद करा दिया आपको, इसके बाद प्रॉपर्टी था, ई के बाद एफ में प्रॉपर्टी था, ठीक है। प्रॉपर्टी ले लिया, उसके बाद प्रॉपर्टी तो ले लिया, वहां रह भी रहे हैं, लेकिन अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो खाना नहीं चलेगा। तो इसके लिए कोई भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद हो गया, ट्रिक से याद हो गया, ठीक है। 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 1(b) फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, 1(c) फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएटिव एंड एसोसिएशंस एंड यूनियंस, 1(d) आप आ जाएगा फ्रीडम टू मूव फ्रीली इंटायरली इन इंडिया, फ्रीली इन इंडिया, ठीक है। फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये आपके 6 आर्टिकल आ जाते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप अच्छे से याद करना होगा। अब आते हैं आर्टिकल 20। इसमें क्या कहता है, इसमें 3 चीजें हैं, जैसे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल पनिशमेंट और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आर्टिकल 420 आपको देता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो उसमें आपको क्या राहत मिलेगी, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, तो इसमें ये होता है कि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है ऑफेंस के लिए अनलेस ही हैज एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच इज एलीग टू बी ऑफेंस।
कंट्रावीन्ड बाय एनी लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, हिंदी में भी समझ लीजिए, कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के लिए जिस टाइम पर उसने ऑफेंस किया है कोई लॉ नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके ऑफेंस करने के बाद एक लॉ बना दिया जाता है, तो उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि वो लॉ बाद में आया है। उसने ऑफेंस जो था वो पहले कर दिया था, ठीक है? तो इसलिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पोस्ट फैक्टो का मतलब ही होता है कि लॉ आपका बाद में आया, आपने ऑफेंस पहले कर दिया है, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, नो डबल पनिशमेंट क्या होता है? यानी कि आपको एक ही सजा के लिए 2-2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सपोज़ आपका ट्रायल चला, ठीक है? ट्रायल में आप कन्विक्ट हो गए, है ना? ट्रायल में कन्विक्ट हो गए कि एक लोग का मर्डर किया है आपने और उसमें आपको 20 साल की सजा हो गई। बाद में जाके 20 साल बाद जब आप छूटते हैं तो पता चलता है कि वो केस दोबारा ओपन होता है और पता चलता है कि आपने एक का खून नहीं किया था, 2 लोगों का खून किया था उसी वक़्त, ठीक है? तो अब आपको एक पनिशमेंट तो मिल चुकी है ना, उस केस में, मर्डर के केस में तो पनिशमेंट मिल चुकी है, लेकिन आपको उस दूसरे व्यक्ति के केस में आपको पनिशमेंट दोबारा नहीं मिलेगी। मतलब एक ही क्राइम के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है? वो एक ही क्राइम था ना, क्योंकि आपने एक साथ 2 लोगों को मारा था। एक का पता चला, एक का नहीं पता चला कि ये मर गया है। ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? तो एक ही क्राइम के लिए आपको एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। अच्छा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? यानी कि अपने आप को आपने पुलिस के सामने, पुलिस ने हड़का, ये इसलिए किया गया सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि पुलिस आपको धमका के आपका बयान रिकॉर्ड कर लेगी। अब वही कोर्ट में से प्रूव कर देगी, है ना? आपने पहले चाहे ना किया हो, तो फिर वो उस व्यक्ति के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना? क्योंकि उसको धमका के आपने उसका बयान लिया है। तो इसीलिए एक फंडामेंटल राइट दिया गया कि पुलिस की जो बयान होगा, पुलिस का सामने जो दिया गया बयान होगा, वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है? चाहे भले आप खुद कहें कि नहीं, ये हम ही ने मर्डर किया। आप कोर्ट में भी बोल दें जाके, हमने ये मर्डर किया है। लेकिन जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा, तब तक आपको सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है? तब तक सज़ा नहीं मिल सकती। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है? आर्टिकल 20 आ गया। No one shall be deprived of life of liberty except by produce procedure established by law। ठीक है? प्रोसीजर established by law यानी कि लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर बनाया गया होगा उसी के द्वारा आपको सजा मिलेगी, उसके अलावा आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है? क्लियर हो गया? आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं आगे अपने आर्टिकल नंबर 21 पे। इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इतना ज़्यादा नैरो नैरो स्टांस लेता है, मतलब क्या बताएं, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा नैरो स्टांस लेता है, ठीक है? इसमें इतने सारे लॉ को, इतने सारे राइट टू इंक्लूड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस के थ्रू कि अब उसको याद करना भी मुश्किल हो गया है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, सॉरी यहाँ पर ये, इसको यहाँ पर काट दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये कॉपी यहाँ पे किया था और यहाँ पर रह गया वो। भाई मैं कहूँ यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं आप। तो नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, 1978 का। इसमें बोला जाता है कि जो आपके आर्टिकल 20 एंड 21 होंगे वो सस्पेंड नहीं होंगे, नॉट सस्पेंडेड। ठीक है, क्रॉस का साइन लगा, नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान आपके ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है? किसी भी हाउ, एनी हाउ ये आर्टिकल आपके रहेंगे ही रहेंगे। आर्टिकल 21 को बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इसी में एक केस हुआ है और वो केस था गोपालन केस। कौन सा केस हुआ है? वो केस था गोपालन केस, ठीक है? एक मिनट रुकिए। गोपालन केस 1950 का, 1950 में इसने कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया था आर्टिकल 21 का, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है?
क्या था वो ये था, इसमें एक और केस हुआ, दूसरा केस भी लिख लीजिए। जैसे एक था मेनका गांधी केस, अगर आपने सुना हो मेनका गांधी केस, इनमें एक वाइड इंस्टांस लिया था, मेनका गांधी के केस में वाइड इंस्टांस लिया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपालन केस था ना, इसको इसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब इसको ओवरटर्न कर दिया। इसमें कहा गया कि जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड होगा, ये फंडामेंटल राइट होगा मेनका गांधी केस में, यानी कि इनको रोक दिया गया था पुलिस के द्वारा कि आप, मतलब इनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था कि आप विदेश नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये चली जाती हैं और वहां पर इनका ये केस जीत जाती हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट एक वाइड स्टांस देते हैं कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम नाउ, अब्रॉड इज फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कौन कौन से फंडामेंटल राइट हो सकते हैं जो इंक्लूड होंगे, वो लिख लीजिए। जैसे राइट टू लाइफ में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स, अगर ये आपका ब्रेक होता है तो आप सीधे कोर्ट चले जाइए, ठीक है। आज के बाद कोई डीजे चला रहा हो, सीधे कोर्ट पहुंच जाइए, ऐसा नहीं करना है, पुलिस के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ये भी फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है। आपका राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आप शादी नहीं हो रही है, सरकार से कहिए कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे शादी कराइए। राइट टू मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गया, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आपका राइट टू हेल्थ, इट इज फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू फूड, इट इज फंडामेंटल राइट। राइट टू वाटर, राइट टू वाटर ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्लीप, अब यही वाला इंपॉर्टेंट है, 10 बजे तक इसीलिए लॉ बनाया गया कि 10 बजे तक डीजे बंद हो जाने चाहिए जहां पर पब्लिक कॉलोनी हो जहां पर, ठीक है। तो राइट टू स्लीप आपका फंडामेंटल राइट है। इसीलिए ट्रेन में भी 10 बजे से 6 बजे के बीच में टीटी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आ सकता है, चाहे भले आपकी ट्रिप 10 से 6 के बीच में ही पूरी हो जाए और आप बिना टिकट ट्रेवल कर लें, तो आपका टीटी टिकट चेक करने नहीं आ सकता है 10 से 6 बजे तक, ठीक है। राइट टू स्लीप। उसके बाद राइट टू दैट, राइट टू डेथ ये भी एक केस हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर मैं बताऊं राइट टू डेथ वाला केस, तो इसमें एक अरुणा शानबागो के वाला केस था, यहाँ पर उसको लिख लीजिए। एक केस हुआ है अरुणा सोनवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने राइट टू डेथ मांगा था अपना, कि हमारा राइट होना चाहिए डेथ का। क्यों मांगा था भाई, क्या हो गया था इनके साथ ऐसा कि इन्हें इच्छा मृत्यु चाहिए थी। तो एक ये नर्स थी, कौन थी, अरुणा सानवॉक, ये एक नर्स हुआ करती थी, ये एक नर्स थी, ठीक है। एंड सी वाज रेप्ड, सी वाज ब्रूटली रेप्ड, ब्रूटली रेप्ड बाय अ वार्ड बॉय। हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय ने इनका ब्रूटली रेप किया था, और 20 साल 20 नहीं 30 साल हो चुके थे कोमा में, इनको कोमा में रहते हुए 30 साल हो चुके थे, ठीक है। यानी कि इनकी मृत्यु नहीं हो रही थी और ना ही ये अपने आप को सही हो पा रही थी, मतलब ये सही नहीं हो पा रही थी, इतनी बुरी तरीके से इनका रेप किया गया था। तो इनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करती हैं और कहते हैं कि इनको यूथेनेसिया दे दिया जाए, ठीक है। यूथेनेसिया दे दिया जाए। यूथनेसिया क्या होता है, इच्छा मृत्यु होती है, ठीक है। यूथनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु, कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेन में है। तो उसी से आपका राइट टू डेथ आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया कि राइट टू डेथ आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी में एक और केस हुआ था, के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसका इसने गलत फायदा उठाया, इसके वकील ने इसका गलत फायदा उठाया। के ए उठाया नहीं, मतलब उठाने की कोशिश की,
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इसका वकील कहता है कि जो हमारा राइट टू वो होता है, राइट टू लाइफ होती है, वो हमारा वायलेट हो रहा है। और के नजीब था कौन? ये आपका टेररिस्ट था, टेररिस्ट एक्यूज था। ठीक है, तो इसमें कहा था कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, उसने बोला था, ये केस हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। अच्छा, एक सीएचएसएल में क्वेश्चन आया था पिछली साल, उसमें ये बोला गया था कि जस्ट मिनट, मुझे कंफर्म कर ले लीजिए, क्या था सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल 21 का स्कोप को और ज्यादा एक्सपेंड किया था और कहा था कि राइट टू एजुकेशन जो होगा ना, वो डायरेक्टली फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि इस ये केस कौन सा था? ये था मोहिनी जैन। देखिए, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सीएचएसएल में डायरेक्ट पूछा गया है ये। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड सेड राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ, डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ। ठीक है, देखिए, ये लिखना ही पड़ता है क्योंकि मैं ये लिख के नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे आप समझिए, हर चीज लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीजें हमारे दिमाग में भी रहती हैं। ठीक है, जो पढ़ाते समय याद आ जाता है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A आपका बाद में जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया इसको? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। ठीक है, इसके थ्रू आपको जोड़ा गया है इसको। तो इसके इसके अकॉर्डिंग राइट टू फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी बना था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जो एक्ट आया था, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ऐसे नहीं, ये लिखिए, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और ये एक्ट आया था 2009 में। ठीक है, 2000 में। और ये इसने डिक्लेयर किया था आर्टिकल 21A के तहत कि स्टेट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर एक 6 से 14 साल के बच्चे को। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग 21 छोड़ते हैं, 21A हो गया हमारा, मतलब छोड़ते नहीं, क्लियर हो गया। अब 22 पे आते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन आपका, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होने के बाद आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो इसमें दो तरीके का अरेस्ट होता है, दो तरीके से डिटेंशन आपका होता है। वो डिटेंशन दो तरीके का कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरा होता है पनिटिव डिटेंशन, पनिटिव डिटेंशन। ठीक है, पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है? तो पुनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। तो वो होता है पनिटिव डिटेंशन, यानी कि आपको क्राइम की सजा मिल चुकी है, वो आपका क्राइम आपने किया, उसकी सजा आपको अप्रूव भी हो गई और वो उसकी सजा आपको कोर्ट ने दे दी। ठीक है, तो हर एक अरेस्टेड पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, कि उनको अपने आप को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रेजेंट करने का राइट है। ठीक है, कन्फेशन जो भी पुलिस कस्टडी में दिए जाएंगे, सुनते रहिएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दिमाग में होने चाहिए कि अगर कन्फेशन पुलिस के कस्टडी में दिए गए हैं तो वो आपके एविडेंस के तौर पर एक्यूज्ड के खिलाफ
यूज कोर्ट में नहीं किए जा सकते, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डी के बासु गाइडलाइंस हैं, ठीक है। यही डी के बासु गाइडलाइंस है, मैं अगर चलो लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डी के बासु एक जस्टिस हुए हैं, ठीक है। उनकी गाइडलाइंस है, उन्होंने जो बताया उन्हीं को गाइडलाइंस बोल दिया गया, ठीक है। डी के बासु गाइडलाइंस इन्होंने बोला था, एवरी पर्सन दैट इज अंडर कस्टडी, दैट इज अंडर कस्टडी should be presented should be presented before magistrate विद इन 24 आवर। इसलिए बोला जाता है कि आप कभी भी सैटरडे और संडे को अरेस्ट मत होइए। अगर आप लग रहा है कि हाँ हमने कोई क्राइम कर दिया है और या पुलिस हमें बेमतलब में अरेस्ट करने आ रही है और हमने वो क्राइम नहीं किया है लेकिन पुलिस हमें अरेस्ट करना चाह रही है ना, तो आप बस सैटरडे संडे को स्केप कर जाइए और मंडे को आप जाके पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर पुलिस आपसे जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है। समझिए 48 आवर्स उसके पास होंगे। 48 आवर्स में आपको मारेगी भी, तोड़ेगी, आपसे कबूल करने की कोशिश भी करवाएगी, है ना, सब कुछ करने की कोशिश कराएगी। क्योंकि उसके पास अभी टाइम है मंडे तक का, मंडे तक उसको वो करना है, क्योंकि इसमें पब्लिक हॉलीडे काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे आपके काउंट नहीं होंगे 24 आवर में। उसके बाद कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी नॉट वैलिड इन कोर्ट, ठीक है, नॉट वैलिड इन कोर्ट। और बाद में ये थी, और एक दो और थी, उन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं, ठीक है। बाकी आप दो ये याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे ना वो अब यहाँ तक कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब पुनिटिव डिटेंशन बता दिया, अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, ठीक है। पुनिटिव मतलब जो आपने क्राइम कर दिया, आपको अरेस्ट हो गए, आपने क्राइम भी आप पे प्रूव हो गया, उसके बाद जो डिटेंशन होता है उसको कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन। दूसरा आता है प्रिवेंटिव, यानी कि पुलिस को लग रहा है कि आप कोई कुछ ऑफेंस जो है ना वो कमिट कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं कि ये दंगा होने वाला है आज यहाँ पर और आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हुआ अगर, तो ये दंगा और ज़्यादा भड़क जाएगा। तो इसलिए पुलिस आपको डिटेंशन में रख सकती है, ठीक है, यानी कि आपको डिटेंशन में ले जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो आपका 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा पुलिस आपको नहीं रख सकती, लेकिन कोर्ट का आपको आदेश होगा तभी आपको रखा जा सकता है, ठीक है। कोर्ट आदेश करेगी कि हाँ इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखिए। क्लियर हो गया। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि अरेस्ट कर लिया जाता है सिंपली आउट ऑफ एन अप्रीहेंशन, कि उनको पुलिस को लगता है कि ये किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं, इसलिए उनको कुछ टाइम के लिए बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या लॉ जिसके अकॉर्डिंग बना है वो डिटेंशन में ले जा सकती है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दिया मैंने। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है, ठीक है। क्लियर। चलिए, ये हमारा ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पर, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इसमें दो आर्टिकल आते हैं, एक आता है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, तो आर्टिकल 23 आता है। और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, चिल्ड्रन कौन से, बिलो 14 ईयर्स, ठीक है, बिलो 14 ईयर्स। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, ठीक है, बिलो 14 ईयर्स। वन बाय वन देखते हैं। तो प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर इज प्रोहिबिटेड, ठीक है यार, बेगारी पर प्रतिबंध लगाता है ये। कौन सा आर्टिकल, 23। चाइल्ड लेबर आपका जो बिलो 14 ईयर होंगे उनको भी फैक्ट्री माइंस हजार्डस जॉब्स में आपका प्रोहिबिट करता है, ठीक है, इनको वर्क करने से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि ये जैसे कि घर में
बच्चा ही है, एक 14 साल से छोटा ही है और उसके और कोई है नहीं पेरेंट्स वगैरह, तो वो वर्क कर सकता है, लेकिन कैन वर्क इन सेफ प्लेस। ठीक है, ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं कर सकता है, लेकिन सेफ प्लेस में कर सकता है, जैसे होटल वगैरह हो गया, कैन सेफ प्लेस, लेकिन बट इन नॉन स्कूल आवर्स। ठीक है, यानी कि स्कूल नहीं चल रहा होना चाहिए, उस टाइम पर स्कूल नहीं चल रहा होना चाहिए, स्कूल आवर्स। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं चाइल्ड लेबर पर। अब इसी सिलसिले में चाइल्ड लेबर हो गया। अब इसी सिलसिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एक केस आया था। हम्म, केस का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, चलिए याद आता तो मैं बताता हूँ, याद था मैं भूल गया। याद आ जा भाई, क्या था? चलिए याद आता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये होता है 23 और 24। नेक्स्ट पे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी होना चाहिए, राइट। तो इसमें चार आर्टिकल आते हैं, 25, 26, 27, 28। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपना रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रोपाउंड कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं। ठीक है, अब इसको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक बोला गया है क्या, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया, हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी कौन से राइट को बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, ये देखते हैं। फ्रीडम कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। ठीक है, अपना रिलीजन को आप प्रोपगेट कर सकते हो, आर्टिकल 25 ये कहता है। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपको जो होंगी वो आपकी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पर लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है, ये आपका एक एक्सेप्शन है। जैसे सॉरी, आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब आपने रिलीजन को फैला तो दिया, तो यहाँ पर मैनेज भी तो करेंगे, रिलीजन के जो अफेयर्स होंगे उनको मैनेज करेंगे। तो कोई भी डेनोमिनेशन होगा, रिलीजियस डेनोमिनेशन, वो अपने अफेयर्स को खुद से क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है, खुद से मैनेज कर सकता है। इसमें सिंगल इंडिविजुअल मेंबर होगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए है, छोड़िए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्टिकल 27 पे आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको टैक्सेस नहीं देना होगा। ठीक है, आपको टैक्सेस नहीं देना होगा, किस लिए, प्रमोशन ऑफ रिलीजन में। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रिलीजन में आप रिलीजन का प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्ट करता है सेकुलरिज्म ऑफ स्टेट के प्रिंसिपल को। ठीक है, इसीलिए आपको भी अलग, मतलब कि हर एक रिलीजन को अलग रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सारे रिलीजन बराबर हैं। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी रिलीजन जो होगा वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं दी जाएगी। क्लियर हो गया, धार्मिक शिक्षा, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फोर्थ वाला, सॉरी फिफ्थ है। फंडामेंटल राइट, यानी कि कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। इसमें दो आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए राइट दिए हुए हैं, और राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चलिए इनको देखते हैं क्या आएंगे भाई। इनमें अगर हम आए तो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, minorities can conserve their language, script and culture, minorities can conserve their language, script and culture। ठीक है, यानी कि हर किसी माइनॉरिटी को अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे अगर जैन भाई कोई है, ठीक है, तो जैन माइनॉरिटी है इंडिया में। ठीक है, अब जैन चाहते हैं कि हम अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद से ओपन करना चाहें, तो उनको एक राइट है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स हैं, तो वो भी अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा वो चला सकते हैं। ठीक है, वो उनको उनका राइट मिला हुआ है। अब ये जो है ना,
राइट ऑफ माइनॉरिटी, ये आपका लिंग्विस्टिक भी हो सकता है। माइनॉरिटीज यहाँ पर जो है वो आपकी लिंग्विस्टिक भी हो सकती हैं, यानी कि मराठी वाले चाहें तो मराठी वाले भी चला सकते हैं, और आपकी रिलीजियस भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, माइनॉरिटी यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करती है। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसमें कुछ टाइप की इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं और कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है जैसे होली मेंटेन्ड बाई स्टेट। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर्ड बाई स्टेट, लेकिन इस्टेब्लिश उसको ट्रस्ट के थ्रू किया गया, बट इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाएगा आईएससी बेंगलोर का। ठीक है, उसको जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था, लेकिन अब आता है स्टेट के अंडर है ना। अभी बताएंगे, एग्जांपल भी लिखवा दूंगा। इंस्टीट्यूशंस, पहले ये लिख लो, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, GS/GS 19 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, और चौथा आ जाएगा इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। एड का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, एड या फिर हेल्प फ्रॉम स्टेट। अब इनको वन बाय वन देखते हैं क्या है ये। तो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट का मतलब क्या हुआ कि पूरी की तरह पूरी का पूरा वो क्या है, आपका स्टेट ही मैनेज कर रहा है। जैसे केंद्रीय विद्यालय स्कूल, ठीक है, केवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस हो गए। ठीक है, नवोदय विद्यालय, तो ये सारे कौन कर रहा है, स्टेट मैनेज कर रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट लेकिन स्टेब्लिश अंडर एनी ट्रस्ट, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा IISC बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर, इसको किसने किया था स्थापित, तो ये आपके जमशेदजी टाटा थे। जमशेदजी टाटा ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, तो जैसे कि सीबीएसई हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, सीबीएसई हो गया, ICSCE हो गया, ICSC। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, स्टेट रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद जिनको एड मिल रही हो, किससे, सरकार से एड मिल रही हो। ठीक है, वो वाले। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, वो है हमारा आखिरी, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है आर्टिकल 32 से 35, जिसमें आर्टिकल 32 आता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सिटीजन कैन मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, वो आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 32। लेकिन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट, और वो जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। ठीक है, तब आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर होगा। क्लियर। चलिए, इसमें अब 5 तरीके की रिट्स दी हुई हैं, टाइप ऑफ रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 5 तरीके की रिट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहली है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है बी कमांड। मैंडमस का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो होता है बी कमांड, कि हम आपको हुक्म देते हैं, हम आपको हुक्म देते हैं। ठीक है, अब ये किसके खिलाफ हो सकता है, तो ये पब्लिक ऑफिशियल हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए पहले, बी कमांड। ये पब्लिक ऑफिशियल हो सकते हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फेल हो जा रहे हैं ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो कोर्ट उनको आदेश देगा मैंडमस का। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पब्लिक फिगर,
कॉर्पोरेशन, लोअर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल। कि लोअर कोर्ट भी अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जो केसेस हैं पेंडिंग वो नहीं कर पा रहा है ना, तो उनको भी मैंडेमस इशू कर सकता है। ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करते हैं और हाई कोर्ट 226 के तहत करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आता है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, उसके बाद हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जो पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसकी बॉडी को पेश करो। ठीक है, अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द लेदर बॉडीज बिफोर द कोर्ट। ठीक है, एक पर्सन जो डिटेन किया गया है उसकी बॉडी को आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो विद इन 24 आवर्स। ठीक है, बोला गया था ना 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो पुलिस को आदेश दिया जाएगा हैबियस कॉर्पस का। ठीक है, बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल कैन बी सर्व्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आता है क्वा वारंटो। क्वा वारंटो क्या होता है? क्वा वारंटो का मतलब होता है वाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट। आपकी अथॉरिटी क्या है, जो आप काम कर रहे हो उसकी अथॉरिटी क्या है? तो ये कोर्ट इशू कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू बी अ पब्लिक ऑफिस। आप पब्लिक ऑफिस में बैठे हो तो आपकी अथॉरिटी क्या? आप क्या एग्जाम पास करके आए हो? अभी जैसे बिहार में नहीं 25 लाख देके वो आईपीएस बन गया था, 25 लाख 20 लाख आईपीएस बन गए थे, नहीं 2 लाख रुपए, 2 लाख, हाँ सॉरी, 2 लाख रुपए देके आईपीएस बन गए थे। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग नमूने भरे बैठे हैं देश में। तो इसीलिए ये को वारंटो रिट एक इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आप जब यहाँ पर आए हो, आप जो ऑफिस होल्ड कर रहे हो, क्या आपने उसका एग्जाम पास किया है, इंटरव्यू पास किया है, आपके पास उसकी अथॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इस पूछने के लिए क्वा वारंटो रिट इशू कर सकते हैं। क्वा मतलब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कर सकते हैं पब्लिक ऑफिशियल से। ठीक है, ओनली इशूड इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर। ठीक है, प्रोविजन का मतलब होता है टू फॉरवर्ड, टू फॉरवर्ड यानी कि रोकना उसको किसी को। तो इट इज issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from the exceeding its jurisdiction। यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मना कर सकता है कि आप इस केस में इन्वॉल्व मत होइए, आप इस केस को नहीं देखेंगे, हम ही देखेंगे। ठीक है, ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कैन बी सर्व। क्लियर हो गया? सर्टियोरी क्या होता है? तो होता है कि टू बी सर्टिफाइड है, यानी कि किसी को आप सर्टिफिकेशन दे रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना किसी को। ठीक है, सर्टियोरी करना। तो इट इज इशूड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, अ लैक ऑफ जुरिडिक्शन और अ लीगल एरर, ओनली इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोविजन वाला और सर्टियोरी वाला, ये जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ही इसमें सर्व कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बंच जो है वो आपके सर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिट्स होती हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, क्वा वारंटो, प्रोविजन, सर्टियोरी। आपको एक कोई ना कोई केस दिया जाएगा, मतलब कुछ लाइंस आपको दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि इससे ये कौन सा रिट है। ठीक है, ये कौन सा रिट है, या फिर मैंडेमस पूछ दिया जाएगा, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, या फिर क्वा वारंटो का मतलब क्या होता है। इनके मतलब भी पूछ दिए जाते हैं, मीनिंग पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में करने की इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर कभी लगेगा कि हाँ डिटेल में आ रहा है तो मैं रेट का एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लगेगा कि हाँ रेट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो इनमें केसेस भी होते हैं बहुत सारे। मैंडमस में भी केसेस हैं, हैबेस कॉर्पस में भी केसेस हैं, है ना। जैसे मैंडमस में अगर हम बात करें, मैंडमस की केसेस में तो आपका एडीएम जबलपुर वाला एक केस नहीं, वो हैबेस कॉर्पस में आता है। हैबेस कॉर्पस में एक एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हुआ है। एडीएम डायरेक्ट केस अगर आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए। ठीक है, जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, ये एक केस आ जाता है ना। और मैंडमस में आपका सीजी गोपालन, सीजी गोपालन था गोविंदन था, सीजी गोपालन गोविंदन, गोविंदन था, सीजी गोविंदन, सीजी गोविंदन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। ये 2008 का केस है। ठीक है, मैंडमस के लिए। अब ये क्या है, ये बहुत लंबा लेंदी है थोड़ा, इसको हम अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 33, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ क्योंकि जब पूरा ही बता रहा हूँ 35 तक। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड फोर्सेज के लिए जो राइट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट किसी भी लॉ को मॉडिफाई कर सकती है, आप समझिए कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर मॉडिफाई करना होगा तो पार्लियामेंट कर सकती है, ये उसके पास पावर है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस, इंटेलिजेंट एंड एजेंसीज। ठीक है, जैसे कि इनमें कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि आपके कि
आर्म्ड फोर्स पर्सनल हैं और एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं वो डिनाई कर देते हैं पर्सनल को कि वो आपको बियर्ड को ग्रो नहीं करना है, ठीक है। एयरफोर्स वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको बियर्ड को ग्रो नहीं करना, आपको क्लीन शेव में रहना है। तो ये आर्म्ड फोर्स का ही एक रूल है ना, लेकिन इसमें एक्सेप्शन रखा जाता है। एक्सेप्शन किसको दिया जाता है? एक्सेप्शन सिख सोल्जर को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रूल्स होते हैं जिनको आर्म्ड फोर्सेस के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग। रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग मार्शल लॉ, यानी कि मार्शल लॉ अगर किसी भी एरिया में लगा हुआ है तो उस टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो वो आर्टिकल 34 आता है। और आर्टिकल 35 आता है पावर टू मेक लॉ। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी लॉ बना सकती है या किसी भी लॉ को वो कर सकती है, क्या नाम, मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 35। पार्लियामेंट आपका लॉ कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग बना सकती है? 35 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो कल करेंगे वो करेंगे आपका डीपीएसपी। बहुत डिटेल में करेंगे डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू।